तो आज कंपटीशन का पहला क्लास है जिसमें कि तुम सभी आए हो आज। और कंपटीशन को पढ़ने से पहले बहुत ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन के बारे में जानना चाहिए। डिफरेंस लाइन में या कंपटीशन की दुनिया में जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात। लेकिन एक होता है बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, चाहे वो क्लास 10th के हो, 12th के हो, ग्रेजुएशन हो, तो वहाँ पर सिलेबस कम और बाउंडेड होता है। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में थोड़ा सा उससे एक्सटेंड होता है। इसलिए पहले यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि किस स्ट्रेटेजी से हम पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि तुम लोग खड़े हो जाओ और आज मंगलवार है, प्रसाद ले लो। खड़े हो जाओ। बैठ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन में देखो, पढ़ने सब आता है लेकिन सब पढ़ नहीं पाता है। एग्जाम में फॉर्म सब भरता है लेकिन एग्जाम निकाल सब नहीं पाता है। बात समझते हो? अगर 100 स्टूडेंट फॉर्म फिल किया, बिहार पुलिस का 100 स्टूडेंट एवरेज मान के चल रहे हैं, वैसे लाखों फॉर्म भरते ही नहीं भरते हैं। अगर 100 स्टूडेंट फॉर्म भरा है तो उसमें से पास कितना करेगा? पास करने का परसेंटेज मुश्किल से एक का भी नहीं होता है, क्योंकि जब 20,000 फॉर्म निकला है, 20,000, उसमें 20 लाख प्लस फॉर्म गिर रहा है, तो तुम देख लो 100 में कम से कम एक सीट भी नहीं आ रहा है नहीं। इसीलिए हजारों में मुश्किल से 3-4 का ही सिलेक्शन हो सकता है विद्यार्थियों में। तो सोच लो उन 3-4 के लिए तुमको किस स्ट्रेटेजी से चलना होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है। अपना डॉक्यूमेंट लिए कैफे वाले के पास जाओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, पैसा 700 कुछ रुपए लगेगा, दे दो, तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भर दिया, क्योंकि फॉर्म भरना तो आसान है, मुश्किल है तैयारी करना। एग्जाम के बारे में किसी को पता नहीं रहता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचने वाले कि मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा। पता रहता है फॉर्म भरते भरते समय निकल जाता है, उम्र खत्म, और बाकी स्टूडेंट फॉर्म ही भरते रह जाते हैं। लेकिन जिसको एग्जाम निकालना होता है वो एग्जाम निकाल लेते हैं। कुछ विद्यार्थी अब फॉर्म भर के रील देखने में लगा हुआ है। देखो, जो फॉर्म भरा, नाम है उसका कंपटीशन की दुनिया में आ गया, लेकिन वो देख रहे हैं रील, तो उन सब विद्यार्थियों को थोड़ा मोटिवेट करो। क्या मोटिवेट करो? उसको मोटिवेट करो कि और अच्छे से रील देखे, उसको अच्छा रील शेयर करो। क्यों जानते हो? ताकि वो बिजी रहे रील देखने में, तुम्हारा रास्ता क्लियर रहे। क्योंकि कंपटीशन में एक ही फॉर्मूला काम करता है, या तो खुद पढ़ो या दूसरों को नहीं पढ़ने दो, तभी तुम्हारा रास्ता क्लियर हो सकता है। ऐसा नहीं वहां सब पास करेगा। पास कर जाओगे तो क्या होगा? मेरिट लिस्ट में थोड़ी नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर 20,000 तो 20,000 का नाम आएगा। लाखों फॉर्म भरा गया, तो रील देखने वाले को, मोबाइल चलाने वालों को, उसको मोटिवेट करो दिन रात। कहो इससे बेहतर किसी में फायदा नहीं है, थोड़ा सा 1 आध घंटा बेसी देखे, 12 बजे के बदले 2 बजे रात तक देखे,
उसको हम मोटिवेट करते हैं वैसे स्टूडेंट को। अच्छा, अब आज जो है अच्छा 1 मिनट, ये जो सिलेबस है हम बिहार पुलिस का पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन कंपटीशन का जो सिलेबस है तुम्हारा, जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए 80% उसी का सिलेबस होगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ाऊंगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस में है, बाकी किसी कंपटीशन में चले जाओ, सब जगह तुमको ये देखने को मिलेगा, अधिकांश जगह। तो एक सिलेबस निकाल के दिया गया है, बात समझ रहे हो। जरूरी सिर्फ बिहार पुलिस में अगर ये है तो बाकी सब में नहीं होगा, किसी भी जनरल कंपटीशन में तुम इसके लिए पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कि बीपीएससी लेवल तक का है, जो टीचर बनोगे आगे चल के उसको भी इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस यहाँ तक है। हेडिंग तो मेरा यही रहेगा फिलहाल, बिहार पुलिस बिहार पुलिस स्पेशल 2025, ठीक है। अब सुनो, बिना विलंब किए आज का पहला टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं। स्टार्टिंग वैसे हम सोच रहे थे साइंस पेपर से करें, फिर सोचे नहीं, साइंस पेपर में क्या है कि जो नए विद्यार्थी अगर कोई आते हैं तो थोड़ा सा बेस उसका वीक होता है, तो स्टार्टिंग में उनको वीक से ही करना है, बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस है, साइंस और मैथ थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है। कुछ विद्यार्थी तेज है वो पकड़ लेगा, कमजोर छात्र नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सोशल साइंस जो है वो कोई भी पकड़ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे सोशल साइंस की बात है, आज का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब ध्यान से इस टॉपिक को समझना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, हिस्ट्री का ये टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो यहाँ भारत के बारे में तो सब जानता होगा, भारत क्या है, अपना देश है, हमारा देश है भारत। कभी भी हिस्ट्री को जो तुम सोचोगे ऑब्जेक्टिव हम रट के परीक्षा देने चले जाएंगे, संभव नहीं है एग्जाम निकलना। फिर हिस्ट्री को तुमको फिल्म की तरह पढ़ना पड़ेगा, जैसे फिल्म देखते हो ना, एक बार फिल्म या सीरियल देखने के बाद हम नहीं भूलते हैं कि छोटी बहू का किस बहू के साथ झगड़ा हुआ था, बड़ी बहू के साथ किसके साथ, इन्हें भूलते हैं। इसी तरह से इसको एक फिल्म और सीरियल बनाकर देखो। गणित और साइंस को छोड़ दो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मतलब जो सोशल का पेपर है, इसको एक इमेज बनाकर तुमको याद रखना पड़ेगा। कुछ ईस्वी वगैरह है जिसको कि थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट करके याद रखना पड़ता है, इन सब चीजों को याद रखना। भारत में, अच्छा ये यूरोपीय कंपनी, ध्यान देना ये क्या है, एक एक बिंदु को समझो। यूरोपीय कंपनी, कंपनी जैसे हमारे भारत में है वैसे यूरोप में, यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है। जैसे एशिया एक महादेश है ना, हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में। ऐसा नहीं है कि सबका जीके या जीएस जो है वो पूरा जीरो होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि भारत बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, पता है ना, नीतीश कुमार। बिहार का राजधानी कौन सा है, पटना, ये सब तो पता होगा, बिहार की राजधानी पटना है। बाकी और भी अपने राज्य की राजधानी पता होगा, गोवा की राजधानी पणजी है, पता है कि नहीं है। ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो, जीएस में बिल्कुल जीरो नहीं हो, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि हम किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं, है कि नहीं। ये सब बचपन से हम लोग को पता रहता है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ने की जरूरत है, एडवांस। जैसे कि हम लोग को एशिया महादेश के बारे में पता है,
लेकिन यूरोप महादेश के बारे में पता नहीं है। अभी बहुत कुछ यूरोप महादेश के बारे में जानोगे। तो यूरोप एक महादेश है जिस देश के अंतर्गत तुम्हारा पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, ब्राजील आता है, और भी कई देश है जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन मतलब होता है आना। आगमन मतलब क्या होता है, कहां पर आया? तो भारत। जो यूरोपीय कंपनी है वो आया भारत। कहाँ आया? लेकिन अब ये समझो कि यूरोप की जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी थी, भारत क्यों आया, ये समझने वाली बात है। देखो, अगर भारत में कंपनियों की बात करें, जिस समय भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, किसकी स्थापना? तो मुगल वंश की स्थापना से पहले एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई थी। एकमात्र यूरोपीय कंपनी, वो था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये जो तुम्हारा कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको था ध्यान में अच्छे से रखना, क्योंकि एकमात्र ये इकलौता ऐसा कंपनी है, यूरोप की कंपनी है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये यूरोप, मतलब कि यूरोप एक महादेश है, जैसे एशिया एक महादेश है, उसके अंतर्गत हमारा कौन सा देश है? भारत। भारत किस महादेश में आया? एशिया महादेश में। उसी तरह पुर्तगाल एक देश है। पुर्तगाल क्या है? एक देश है जो कि आता है यूरोप महादेश में। किस महादेश में? यूरोप महादेश में। तो यूरोप महादेश का इकलौता एक देश पुर्तगाल, वहां की जो कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ये एक इकलौता ऐसा कंपनी है जो भारत आया। वो कब आया? तो देखो, इकलौता की बात हम क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी भारत आई है, जोरेनिक से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन मुगल वंश की जब स्थापना हुई थी, तो मुगल वंश की स्थापना से पहले की अगर बात करें, सिर्फ एक ही कंपनी भारत आई थी, और वो कौन सा था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ये भारत कब आई थी? ये 1498 ईस्वी में। ये बात को ध्यान में रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? ध्यान भटकना नहीं चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत? सबको पूछेंगे, और पहला टेस्ट कल ले लेंगे, आज जो पढ़ाएंगे उसका कलम टेस्ट लेंगे, देखेंगे कल क्या करते हो, आज का पढ़ा हुआ कितना तुम्हें याद रहता है, आज जो पढ़ा रहे उसका कल टेस्ट, ठीक है? तो बताओ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? कब आई थी? 1498 में आई थी, ठीक है। कब आई थी ये? 1498 में। मुगल वंश की स्थापना से पहले एक ही कंपनी भारत आई थी, वो ये। एक चीज और इसके बारे में जान लो, ये एक इकलौता, इसको इसलिए हम कहते हैं ये कंपनी, इसके पहले इसी के बारे में इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले भारत में आई ये कंपनी, और सबसे लास्ट में भी गई। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? बोलना भी। सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई, और सबसे लास्ट में कौन गई? यही। इसका मतलब इस बीच में बहुत सारी कंपनी आई, इस बीच में बहुत सारी कंपनी आई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब देखो, और सारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों का था। उसके बाद तुम्हारा व्यापार, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है, बट उसमें से जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सबसे पहले आने वाला और सबसे लास्ट में जाने वाला है। इससे हम ये कह सकते हैं, हमको ये बताओ कि जैसे हम क्लास स्टार्ट किए, ठीक है, क्लास स्टार्ट किए, तो एक स्टूडेंट है जो कि मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये सबसे पहले आया, सबसे पहले, इसके बाद तुम चारों आई, सबसे पहले ये आया, फिर तुम चारों आई। जब छुट्टी देने लगे तो तुम चारों पहले गई, ये बाद में गया। सबसे ज्यादा देर तक क्लास में कौन रहा? ये रहा। इसका मतलब कि जो सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया, तो भारत में सबसे अधिक वर्षों तक कौन सी कंपनी रही? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी रही, इसमें तो कोई नो डाउट, सबसे ज्यादा दिन तक। अच्छा, किस ईस्वी में आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी? 1498 ईस्वी में, ठीक है, बहुत अच्छा, ये टॉपिक क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना,
अब सुनो, बात है 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी, ये 15वीं शताब्दी का मतलब समझते हो? 1400 ईस्वी प्लस, यानी 1400 ईस्वी के बाद जो चलने लगता है ना, 1401, 2, 3, 4, उसे 15वीं शताब्दी कहते हैं। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो किसी को मालूम नहीं था इस धरती पर कि भारत कहाँ है। विशेष जानकारी किसी को नहीं था। उसमें फोन तो था नहीं, फोन था मोबाइल, हेलो भारत वाले, नहीं, ना ही मोबाइल, ना ही कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, ना ही वीडियो कॉल, ना ऑडियो कॉल। तो हमको कैसे पता चलता कि अभी इंग्लैंड में कौन है? इस धरती पर सही से बिहार में आदमी नहीं घूम पाता है, तो पूरे पृथ्वी पर घूमना है संभव? कैसे पता चलता कि अमेरिका में, अमेरिका भी एक देश है, वहां भी लोग रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, वेस्ट इंडीज भी कोई देश है? ये पता चलना था संभव नहीं था। हाँ, एक ही तरीका था कि अब तुम गाड़ी तो उस समय ट्रेन व्रेन तो थी नहीं, तो एक तरीका था पानी के जरिए या रोडवेज से जाकर ये पता लगाना कौन कौन सा देश है। अगर मैं 15वीं शताब्दी की बात करूं, ये वो ईस्वी है जिस समय यूरोप महादेश के दो देश, यूरोप महादेश के, यूरोप के दो देश, दो देश, एक तो पुर्तगाल हो गया तुम्हारा, प्लस स्पेन, ये दोनों जो कंपनी, ये सॉरी कंपनी बोले, ये दोनों जो देश है तुम्हारा, ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप। बोलो, यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश? सिर्फ यही दोनों देश यूरोप में नहीं है, और भी है, लेकिन मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो देश है, इन दोनों देशों ने मिलकर भौगोलिक खोज, कौन सा खोज? भौगोलिक, भौगोलिक खोजों का या खोजों की जिम्मेवारी ली। इन दोनों देशों ने मिलकर भौगोलिक खोजों की जिम्मेवारी लिया। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज क्या होता है? इस पृथ्वी पर बाकी सब देश या बाकी सब स्थानों के बारे में जानना और उसको खोजना, ढूंढना कि कहां पर क्या है। बात समझ रहे हो? अभी तक सब डर रहा था कि हम लोग, अच्छा, और इंसानों को अभी हम लोग क्या जानते हैं? पृथ्वी गोल है कि नहीं? लेकिन इतिहासों में बहुत पहले ये जिक्र था, जिस समय की कोई ऐसा टेलीस्कोप, ना ही ऐसी कोई मतलब कि इंस्ट्रूमेंट था जिससे ये पता लगे पृथ्वी गोल है। तो उस समय जानते हो बाकी लोगों को क्या लगता था? बाकी लोग समझते थे पृथ्वी पृथ्वी जो है ना चिपटा है। चिपटा मतलब उसको लगता था पृथ्वी ऐसे ही चिपटा है, सब कोई अपने ही देश में रहो, कोई भी इससे बाहर अगर गया तो पानी में गिर जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी खत्म हो जाता है। ऐसा लोगों को लग रहा था। अगर यूरोप है तो यूरोप के देशों वालों को लग रहा था इतना दूर ही अपना देश है, इसके बाद जाओगे तो मर जाओगे, इसके बाद इसलिए इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, इससे आगे जाएगा ही नहीं। उसको पता कैसे चलेगा कि पृथ्वी गोल है कि क्या है और क्या है? तो लोग खोजना कुछ नहीं चाहता था। बाकी सभी देशों की बात कर रहे हैं। उस समय लोग यही समझते थे कि पृथ्वी जो है ना वो गोल नहीं चिपटा है, उसको पता ही नहीं था। बाद में ना इन सब चीजों का खोज हुआ कि पृथ्वी चिपटा नहीं, पृथ्वी गोल है। बात समझ रहे हो? इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो यूरोप महादेश के दो देश पुर्तगाल और स्पेन है, इन दोनों ने भौगोलिक खोजों का जो है जिम्मेवारी लिया। कहा हम दोनों देश मिलकर अब जो है इस पृथ्वी पर ढूंढेंगे, खोजेंगे क्या क्या है। समझ रहे हो? अब इससे पहले थोड़ा मैं फ्लैशबैक में आता हूँ। फ्लैशबैक में ये समझो, एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। अब बोलो इसके बारे में जानते हो कुछ? कौन थे हेरोडोटस? इतिहास के पिता कौन थे? इतिहास के पिता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले, अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, सबसे पहले इतिहास को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हेरोडोटस ही हैं। कौन है? हेरोडोटस ने एक अपना हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखा था। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ। अब इस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में इन्होंने भारत को जो है, भारत को कहा सोने की चिड़िया,
हेरोडोटस ने अपने बुक, अपने किताब हिस्टोरिका में, किस किताब में? हिस्टोरिका में लिखा कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। भारत क्या है? हम लोग अभी तक जानते आ रहे हैं कि भारत की सोने की चिड़िया है, लेकिन भारत को सोने की चिड़िया कहने वाले व्यक्ति हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा कि भारत सोने की चिड़िया है। अब अगर किसी खास चीज की बात हो तो सबकी एक दिलचस्पी लग जाती है उसमें, आखिर वहां क्या है, सोने की चिड़िया क्या होता है। जिस चीज को तुम कभी नहीं देखे हो उसके बारे में मैं बोल दूंगा कि चले जाओ वहां पे, तुमको मतलब कि किसी खास चीज के बारे में जैसे जान लो। अभी बचपनों में क्या होता था, हम लोगों की एक आदत होती थी, जैसे कि है कभी एरोप्लेन नहीं देखे, पता चलता था कि अपने हाई स्कूल में हवाई जहाज उतरने वाला, उससे मुख्यमंत्री जी आएंगे। जैसे उतरते थे तो हम लोगों की दिलचस्पी होती थी, दौड़ते हुए भूखे प्यासे जाते थे, देखने के लिए जाते हैं कैसा होता है हेलीकॉप्टर, देखते हैं। और जब उसकी पंखा से हवा निकलती थी उधिया जाते थे सब, तो बहुत मजा आता था देखने में। तो फिर बच्चों में ये भी होती है कि अच्छे से देखें, जाने, मतलब निगाहें उस पर टिकी रह जाती है, उसकी खोज, उसको जानने के लिए कैसा होता है जहाज। आसमानों से अभी तक देखे थे, सामने से नहीं देखे थे, तो उसको जानने के लिए हम वहां गए। तो जब सभी इतिहास का मतलब इतिहासकारों ने जब इसे लिखा अपने बुक में कि भारत सोने की चिड़िया है, तो जितने भी देश थे ना, और उसके महान महान जो शासक थे या खोजकर्ता, फिर वो जानना चाहते थे आखिरकार जो हेरोडोटस ने अपने किताब में लिखा है कि भारत सोने की चिड़िया है, आखिर ये भारत है क्या। सबके मन में ये दिलचस्पी लगा कि इतने सारे देश में भारत को ही सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, हमको भारत को एक बार जानना चाहिए। इतिहास, अच्छा ये जो है क्या नाम है, सिकंदर, जानते हो सिकंदर के बारे में? कहा जाता है कि वो विश्व विजेता थे, सभी देशों को जीत लिया। वो भारत पर आक्रमण क्यों किया जानते हो? भारत पर भी उन्होंने आक्रमण किया था, हालांकि उसको जीत नहीं मिल पाई भारत पर, लेकिन भारत पर भी वो आक्रमण करना इसलिए चाहते थे या इसलिए आक्रमण किए थे सिकंदर ने, वो बस जानना चाहता था कि भारत में क्या है जो उसको सोने की चिड़िया कहा गया। ये जो हेरोडोटस ने लिख दिया कि भारत सोने की चिड़िया है, ये चीज भारत के लिए जी का जंजाल बन गया। क्या बन गया? एक तरह से जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि जो चीज सुंदर होता है ना उसके पीछे सबका आकर्षण होता ही नहीं होता है। सुंदर चीजों के प्रति सबका, तुम सुंदर फूल भी रास्ते में देखते हो तोड़ लेते हो उसको, इसलिए जो विशेष सुंदर जो होता है उसके पीछे सबका आकर्षण होता है। हम लोगों ने बहुत अपने लाइफ में ऐसा देखा है। तो इसलिए विशेष सुंदर भी होना जरूरी नहीं है, मतलब अच्छा ही नहीं होता है ज्यादा भी सुंदर। भारत का जिक्र तो किताबों में हो गया, अति सुंदर में, सोने की चिड़िया में, सब इसके पीछे पड़ गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। इसीलिए इसमें से जो पुर्तगाल और स्पेन है, इन दोनों ने भी सोचा कि सबसे पहले अगर हम किस भौगोलिक खोजों में सबसे पहले अगर किसी को खोजेंगे तो भारत होगा, बाकी को बाद में खोजेंगे, पहले भारत को खोजेंगे। आखिर वो सोने की चिड़िया मतलब कि सोना इतना है, खोजना शुरू कर दिया। जब इसको खोजना शुरू किया तो सबसे पहले पुर्तगाल के एक यात्री थे बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली यात्री, उसका नाम था बार्थोलोमियो बार्थोलोमियो डियाज। अब ध्यान से इस नाम को समझ लो। इस दोनों देशों में, पुर्तगाल और स्पेन में, सबसे पहले पुर्तगाल का एक व्यक्ति जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज एक नाविक था। क्या था? नाविक मतलब जानते हो क्या होता है? नाव चलाने वाले, ये थे नाविक। तो सबसे पहले इसका एक नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने भौगोलिक खोज हेतु समुद्री रास्ते से अपने नाव को लेकर चलना शुरू किया कि अब हम खोजेंगे भारत को सबसे पहले। तो जब इन्होंने खोजना शुरू किया तो
ये सन 1487 की बात है, 1486 की, 1487 की बात है। चला, अब तुम ये देखो, ये तुम्हारा वर्ल्ड मैप है। ये कौन सा मैप है, बोलना भी है, आवाज निकाल के थोड़ा, कौन सा मैप है ये, वर्ल्ड मैप। इसमें अब ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा भारत, इंडिया, ये क्या है, इंडिया है ना, भारत। अब ये है भारत, और थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये जो देख रहे हो ना पूरा ब्लू, ये तुम्हारा जो है ये महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो यहां पे है अपना भारत, और अभी जो मैं बात कर रहा हूं पुर्तगाल और स्पेन की, यहां पे आ जाओ यूरोप महादेश में। ये एक मिनट, भारत हो गया, उसके बाद कैप ऑफ गुड होप, यहां पे नाम लिखा हुआ है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये है तुम्हारा स्पेन, और इसके साइड में जो ये है पुर्तगाल, ठीक है, जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ये रहा तुम्हारा स्पेन ग्रीन वाला, और ये रहा पुर्तगाल, सटा हुआ, दोनों सटा हुआ ही है। सबसे पहले यहां से एक नाविक, पुर्तगाली नाविक, ये रहा नाव, यहां से नाव लेके ये जो है बार्थोलोम्यू डियाज सन 1487 ईस्वी में यहां से नाव लेकर चलना शुरू किया। अच्छा, बीच से होकर नहीं जा रहा था, सोचा कहीं बीच में डूब जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, सट के आ रहा था किसी देश को लेकर, जैसे कि बाकी सब देश है, एंगोलिया, बेंगोलिया, नामीबिया, इन सब को देते हुए इधर सटे हुए आ रहा था, ताकि अगर कुछ होगा भी तो बचने का चांस रहेगा। पहली बार भौगोलिक खोज के लिए जा रहा था, वो भी भारत को खोजने। अच्छा, ये देखो, चलना यहां से शुरू किया, भारत देखो कहाँ है, अब यहां से ऐसे चलकर ऐसे आएगा तब ना भारत तक पहुंचेगा। जितना छोटा तुमको यहां से यहां तक देखने में लग रहा है, यहां से वहां पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं, नाव से कई महीने लग सकते हैं, संभव तो था नहीं। अब यहां पर हुआ ये, सन 1487 ईस्वी में जो ये नाविक था पुर्तगाल का, क्या नाम था नाविक का बोलो तो, बार्थोलोम्यू डियाज, क्या नाम था। चलना तो शुरू किया हिम्मत बांध के, कलेजे पे पत्थर रख के, चलो भाई चलते हैं। यहां से चलते चलते यहां तक आया, तो आंधी तूफान सैलाब, जानते हो महासागरों में एकदम उठती रहती है तूफान आंधी, फिर भी हिम्मत करके और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आया। अभी तक तो इसका जान हलक में था, जान रहा था चलो बगल में देश सब है, बच जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, अब देखता है उधर भी महासागर, इधर भी महासागर, आगे भी महासागर, अब हम जाएं तो किधर जाएं, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। अब इतना डर उसके सीने में पैदा हो गया, सोचा अब इसी जगह घूमने में फायदा है, भारत मिले कि नहीं मिले, जान तो बचेगा। यहां आया, और इस जगह का नाम था कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम था, जान लो, ये जो जगह है इसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। मैं लिख देता हूं यहां पे, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, जान लो, ये जगह का नाम है। ये कैप ऑफ गुड होप जो है, ये एक जगह है जो कि दक्षिणी साउथ अफ्रीका के दक्षिणी, साउथ मतलब क्या होता है, दक्षिणी छोर तक पहुंचा, और उस जगह का नाम था कैप ऑफ गुड होप। इसी जगह से बार्थोलोम्यू डियाज वापस लौट गया, लेकिन इसके आगे नहीं गया, हिम्मत ही नहीं हुआ इसके आगे जाने का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैप ऑफ गुड होप का जो है खोज, वो किसने किया था, कब किया था, 1487 ईस्वी में। किस चीज का खोज किया था, कैप ऑफ गुड होप का। बस इसका गर्मी यहाँ तक ठंडा हो गया। अब रुक जाते हैं हम इसको यहाँ पर लेके, बार्थोलोम्यू डियाज यहीं तक। बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया, 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, उसके बाद वापस लौट गया, कि हमको नहीं खोजना है, जान बचा तो लाखों पाए, पता चलेगा खोजने में हम ही चले गए। इसके बाद आगे चलते हैं, पुर्तगाल पहले हिम्मत किसने किया, किस देश ने, पुर्तगाल ने। इसके बाद स्पेन,
जैसे कि रावण और राम में जब युद्ध हो रहा था तो रावण का पहला योद्धा आया लड़ने के लिए, जैसे कि खरदूषण, वो मर गया। फिर मकराक्ष आया, कहा ये हटो, अब मैं जीत कर दिखाता हूँ। मकराक्ष फिर आया, वो भी हार गया। फिर इंद्रजीत आया, वो भी हार गया। जब सब हारे जा रहा है फिर अगला हिम्मत करके आ रहा है। इसी तरह से पुर्तगाल का जो पहला सेना था बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में हिम्मत तो किया, गया कैप ऑफ गुड होप को खोज के वापस लौट गया। भारत को खोजना आसान है, भारत सोने की जब चिड़िया है तो पहुंचो ना, ऐसे लेके वहां तक जाना पड़ेगा, जाओ कई महीने लग जाएगा तुमको जाने में, नहीं गया। इसके बाद जब ये हार गया फिर इसने हिम्मत किया, स्पेन। तो स्पेन के बारे में बताते हैं, अब स्पेन, इसके बारे में जानो। स्पेन ने कहा चलो तुमसे तो नहीं हो पाया, अब हम बताते हैं। तो स्पेन का यात्री था एगो, उसका नाम था कोलंबस। ध्यान देना, स्पेनी यात्री, स्पेन की यात्री जो था उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस, क्या नाम था? कोलंबस के बारे में पहले सुने हो कभी? नहीं सुने हो? सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो आज सुन लो। स्पेन के यात्री थे कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया, इसके 5 साल के बाद अर्थात 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, हिम्मत किया। 5 साल जब बीत गया, कैप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में किया। इसके बाद रुक गया, पुर्तगाल का कोई जाने के लिए अब तैयार नहीं। अब स्पेन का पहला यात्री कोलंबस, ये भी नाविक, इन्होंने हिम्मत किया, कहा मैं जाता हूं खोजने के लिए भारत को। निकला खोजने के लिए। ये बात इसके 5 साल की बात 1492 ईस्वी की बात है। ये गया था तो हिम्मतबाज, जा भी रहा था अच्छे से एकदम, लेकिन हुआ इसके साथ क्या बताते हैं। इसके साथ क्या हुआ कि ये देखो, यहां पर देखो, ये रहा तुम्हारा स्पेन, यहां से ये भी चलना शुरू किया, चला। जब चलते चलते वो यहां तक आया, अभी तो इसको यहां से यहां तक पहुंचना था भारत तक, लेकिन जब चलना शुरू किया ना, इसके साथ हुआ क्या, ये रास्ता भटक गया। समुद्री रास्ता ऐसा होता है, जब समुद्र में जाओगे ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तुमको पता ही नहीं चलेगा। अगर सूर्य उदय है तो तुम थोड़ा बहुत पता भी लगा सकते हो, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, महासागरीय क्षेत्र में काफी समय तक सूर्य नहीं हो दिखेगा तुमको। तो कोलंबस के साथ क्या हुआ कि यहां तक तो पहुंचा, लेकिन इससे आगे जो बेंगोलिया है, इसके आगे जब ये बढ़ता, इसके आगे बढ़ेगा कैसे, ये बीच तक आ चुका था यहां तक, इसके आगे इसको इधर से जाना था, ये रास्ता भटक के इधर निकल गया। उधर जाने के बजाय ये इधर चला गया, रास्ता भटक गया। जब रास्ता भटका तो इधर है साउथ अमेरिका, ये इधर क्या है, किसी को दुनिया में पता नहीं था अमेरिका नाम का भी कोई देश है। खोजने निकला था भारत को, अब मिल गया इसको अमेरिका। जैसे इधर देखा तो दूर तक देखा तो इसको कुछ जमीन दिखा, निकला इधर, पहुंचा यहाँ पर आया तो इन्होंने देखा ये तो अमेरिका। अमेरिका के लोगों को देखा तो एकदम काला काला लोग, लाल काला लोग, तो इन्होंने सोचा शायद ये भारत ही तो नहीं है। तो जब अच्छे से जाकर वहां पता किया तो भारत नहीं था, लेकिन वहां के जो लोग थे उनको जब इन्होंने देखा पहली बार, वहां के लोगों ने भी जब देखा, आपस में बातचीत हुई, भाषा समझना मुश्किल था, तो काफी हद तक किसी भी तरह से समझाया गया कि मैं इस तरह से भौगोलिक खोज कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, खोजने निकला था बेचारा भारत को, लेकिन रास्ता भटक गया। इन्होंने खोज लिया अमेरिका को। किसको खोज लिया, यानी दुनिया को पहली बार जो है, दुनिया को पहली बार अगर किसी ने बताया कि अमेरिका नाम का भी कोई देश है 1492 ईस्वी में, वो किसने बताया, कोलंबस ने। किसने बताया, कोलंबस निकला था भारत को खोजने, खोज लिया किसको, अमेरिका को। अमेरिका को जब खोजा, समझना, अमेरिका को जब खोजा तो उनको इन्होंने कहा एक नई दुनिया कहकर संबोधित किया। क्या कहा, अमेरिका को कहा नई दुनिया। क्या कहा, नई दुनिया। अमेरिका को नई दुनिया किसने कहा, कोलंबस ने कहा। किसने कहा, कोलंबस ने कहा। और वहां के लोगों को जो है, वहां के लोगों को इन्होंने कहा रेड इंडियन। वहां के लोगों को क्या कहा,
इतनी बातें समझ में आई तो हमको बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हिस्ट्री है। गणित नहीं सवाल बता दी तुम घर से बना के आ जाओगे। इतनी सारी ये जो डाटा तुमको अभी बताया, ये दिमाग में एकदम एडजस्ट हुआ। अब को शुरू से बताओ, बिहार पुलिस मीट कैसे गया? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया कहां से? भारत में यूरोप, पहला ऐसा यूरोपीय कंपनी है मुगल वंश की स्थापना से पहले आया था भारत, वो कौन सा था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आया था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, हेरोडोटस ने एक बुक लिखा हिस्टोरिका, क्या लिखा? हिस्टोरिका में का नहीं है तो का लगा देते हैं, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक किताब में भारत को उसने क्या कहा? सोने की चिड़िया कहा, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1498 ईस्वी में स्थापित हुई थी, यहाँ पे अपने ही देश यूरोप में हुआ था स्थापित। उसके बाद आगे सुनो, 15वीं शताब्दी की बात है, यूरोप महादेश का दो देश है ऐसा, पुर्तगाल और स्पेन। इन्होंने भौगोलिक खोज की जिम्मेवारी लिया। किसकी जिम्मेवारी लिया? भौगोलिक खोज की जिम्मेवारी लेते हुए सबसे पहला जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का एक यात्री है, उसका नाम क्या है? बार्थोलोम्यू डियाज। इन्होंने सन 1487 ईस्वी में पहली बार हिम्मत किया भारत को खोजने का। खोजा किसको इन्होंने? कैप ऑफ गुड होप को खोजा, वहां से वापस चला गया। दूसरी बात हिम्मत किया किसने? स्पेन ने। किसने किया हिम्मत? स्पेन का यात्री कौन था? कोलंबस। कौन था? कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में खोजना शुरू किया भारत को। रास्ता भटक के दूसरी तरफ गया। किसको खोजा उन्होंने? अमेरिका को क्या कहा? वहां के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। किसने कहा? कोलंबस ने। समझ में आया यहां तक? ठीक है, बहुत अच्छा। वहां के लोगों को कहा रेड इंडियन। इसके बाद चलो, ये दोनों तो असफल रहा, ये भी असफल, ये भी असफल, मतलब कि देश असफल ने है, ये दोनों असफल है। बार्थोलोम्यो और कोलंबस, ये दोनों में से किसी ने भारत को नहीं खोज पाया। तो बताओ, नियम के अनुसार पहली बार पुर्तगाल, दूसरी बार स्पेन, तीसरी बार कौन आना चाहिए? फिर से पुर्तगाली यात्री आएगा। पहली बार इन्होंने तो नहीं ये खोज पाया, दूसरी बार आया स्पेन, वो भी नहीं। अब तीसरी बार जो है फिर से आएगा पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली यात्री। अब जो है पुर्तगाल ने एक बार और हिम्मत किया, फिर से बार्थोलोम्यू डियाज तो आएगा नहीं, इस बार बार्थोलोम्यू डियाज नहीं आएगा। इस बार पुर्तगाली यात्री आएगा वास्को डी गामा। ध्यान देना, वास्को डी गामा। अब ये नाम सुनकर लगता है पहली बार, पहले भी तुमने सुना होगा कि भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने, सुने हो? तो आज सच्चाई भी जान लोगे कि वास्को डी गामा ने कैसे क्या किया। वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल के यात्री है। इन्होंने 1498 ईस्वी में चलना शुरू किया। 1498 ईस्वी में ये भी एक नाविक था, बार्थोलोम्यू ये वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में जो है इन्होंने चलना शुरू किया, और जब चलना शुरू किया तो इसके साथ किसी तरह का धोखा और फ्रेब नहीं हुआ। सब कुछ जो है ना, ये दोनों जो धोखा खाया था, इन दोनों से जो है ना, मतलब कि जो असफल व्यक्ति है उससे जब तुम मैसेज ले लोगे कि असफल वो कैसे हुआ, तो वो गलती तुम दोबारा नहीं करोगे। यही हुआ इन दोनों के साथ। तो पहली बात तो यहां तक पहुंचा कौन? वास्को डी गामा। रास्ता तो भटका नहीं, क्योंकि पहले उसको पता था रास्ता भटकना नहीं है, कुछ नई एक उपकरण के साथ निकला था जिससे रास्ता नहीं भटक सके। उसके बाद ये मुड़ गया इधर जब मुड़ा तो पहुंचा, इधर जाते हुए भारत के नजदीक पहुंचा, यहां पर। अब यहां पर इसको समझ में नहीं आ रहा था कि भारत हम पहुंचे तो कैसे पहुंचे। समुद्री मार्ग में ही एक मछुआरा मिला उसे, समुद्री मार्ग में ही एक यात्री, भारत का यात्री, जो कि भारत के एक तरह से वो समुद्री क्षेत्र में मछली उछली मारने का काम करता है, वो मिला उसको, किसको? तो वास्को डी गामा को। उसका नाम था अब्दुल मुनीद, उसका नाम था। इसका भेंट हुआ अब्दुल मुनीद, अब्दुल मुनीद से मुलाकात हुआ। किससे मुलाकात हुआ? जानते हो अब्दुल मुनीद कौन था? ये था तो भारत का ही, लेकिन ये भारत का गुजराती था। गुजराती पथ प्रदर्शक, ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। पथ प्रदर्शक का मतलब, पथ प्रदर्शक
अर्थात इसको कह सकते हैं गुजरात का पथ मतलब होता है रास्ता, प्रदर्शक अर्थात रास्तों को बताने वाले समझ सकते हो तुम, तो गुजरात का था। तो इसका काम था समुद्र में ही विचलन करना रहना। तो इस अब्दुल मुनीद का जो मुलाकात है इस पहली बार हुआ वास्को डिगामा से। वास्को डिगामा जब समुद्र में इससे मिला अब्दुल मुनीद के साथ, बहुत दूर भारत से, तो इन्होंने कहा मैं भारत के लिए निकला हूं, भारत की खोज के लिए। उस समय तो थोड़ा बहुत किताब की सहायता से सबको मालूम था भारत क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो वास्को डिगामा क्या हुआ, इसके साथ मिलकर अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत की ओर चलना शुरू किया। किसकी ओर चलना शुरू किया? अब तो भारत तो पहुंच ही जाएगा। वास्को डिगामा अब्दुल मुनीद की सहायता से ये जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग का एक तरह से खोज किया। यानी कि समुद्री मार्ग का खोज अगर कहा जाए कि पूरे यूरोप वासियों के लिए भारत किस रास्ते से जाना है, किस समुद्री रास्ते से जाना है, उस रास्ते का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। इससे पहले कोई पहुंचा था क्या? नहीं। अब वास्को डिगामा ने भारत का खोज नहीं किया है, इस बात को जान लो। बहुत सारी किताब में लिखा है भारत का खोज किया वास्को डिगामा ने। भारत का खोज वो कैसे कर सकता है? क्यों? 1498 से पहले भारत नहीं था क्या? भारत का खोज उन्होंने नहीं किया है। 5000 वर्ष पुराना भारत का इतिहास है। ये तो 1487-88 की बात, 98 की बात हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत तो हजारों वर्ष पुराने इतिहास है इनका। भारत को खोज नहीं किया है, भारत के लिए जाने वाले रास्ते का खोज किया है। किसके लिए? पूरे यूरोपियों के लिए। इसके बाद क्या हुआ? सब जान गए कि अब भारत किस रास्ते से जाना है, लेकिन इन्होंने अकेला नहीं किया है भारत के लिए रास्ते का खोज, अब्दुल मुनीद की सहायता से किया है। इसी की सहायता से ना वो पहुंचा कहां? भारत। भारत पहुंचा, सफलता प्राप्त मिला पहली बार किसको? वास्को डिगामा को। तो हम ये कह सकते हैं भारत के लिए समुद्री रास्ता का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। कंप्लीट पॉइंट। इसके बाद वास्को डिगामा जो है ये पुर्तगाल का यात्री था, जिन्होंने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया, ठीक है। किसकी सहायता से? अब्दुल मुनीद की सहायता से। अच्छी बात है, हम लोग यहां तक सीख चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह भी जानने वाली है कि सबसे पहले जो वास्को डिगामा भारत पे कदम रखा, किस स्थान पर कदम रखा पहली बार? तो पहली बार जो इन्होंने कदम रखा वास्को डिगामा ने, भारत के केरल। कहां पे? केरल। केरल। तो ये जो पहुंचा भारत के केरल। केरल जानते हो क्या है? केरल एक राज्य है। केरल क्या है? अच्छा, केरल, भारत के केरल में कदम रखा। डायरेक्ट केरल में नहीं, समुद्री रास्ते से जा रहा है, पक्का है समुद्र के किनारे में उतरा होगा। तो ये जिस किनारे में उतरा ना, उस केरल का वो मालाबार तट था। ध्यान देना, मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार तट। तट मतलब क्या होता है? किनारा। तट मतलब, तो सुनो फिर से, वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के केरल राज्य के मालाबार तट, केरल राज्य के मालाबार तट पर उतरा। कहां पर उतरा? मालाबार तट पर उतरा। अर्थात ये जो मालाबार तट है, ये भारत का कौन सा तट है जानते हो? ये पश्चिमी तट है। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट। पश्चिमी तट है। भारत का पश्चिमी तट जो है वो मालाबार तट है। वो केरल राज्य जो है पश्चिमी क्षेत्र में आता है भारत का, ठीक है। वहां पर कौन उतरा पहली बार? तो भारत का ये वास्को डिगामा उतरा। वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा अगर भारत आया तो भारत क्या है जानते हो? भारत कहता है कि अतिथि मतलब अतिथि का स्वागत भारत में होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आ जाए उसका स्वागत होता है। क्योंकि ये धर्म कहते हैं, शायद 10वां में एगो श्लोक पढ़ा होगा, वसुधैव कुटुंबकम। यानी भारत के लिए सब पूरा संसार जो है ये एक कुटुंब, भगवान के समान है। जो भी अतिथि आते हैं उसका स्वागत करता है। श्लोक पढ़ा होगा, पूरा याद करो। अयम निज पर्वेति गन्ना लघुचित साम उदार चित्राणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। 10वां में किसका है श्लोक? संस्कृत का। किस चैप्टर का? विश्व शांति। वहां पर यह श्लोक है। तो भारत के इस वसुधैव कुटुंबकम के नियम के अनुसार
तो जब ये केरल राज्य के मालाबार तट पर आया वास्को डी गामा, तो स्वाभाविक रूप से हमको जो है हमारा फर्ज बनता है जो अतिथि आए उसका स्वागत करें। तो इसका स्वागत करने के लिए कौन आए, अब यहाँ पे समझना। वास्को डी गामा का स्वागत करने के लिए केरल के एक राजा आए। उस राजा का नाम था जयमोरिन। राजा जयमोरिन। जयमोरिन। जयमोरिन कहाँ के राजा थे मालूम है? ये केरल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? केरल के राजा थे जयमोरिन। और इन्होंने ये आए किस लिए? वास्को डी गामा का स्वागत करने के लिए। केरल के राजा जयमोरिन, इन्होंने इसका स्वागत किया। और जब स्वागत किया तो इसका विरोध किया, अरब के मूल व्यापारियों ने विरोध किया। अब ये अरब क्या है इसको मैं अगली क्लास में, अभी टाइम कितना हो गया? 1 घंटा हुआ है। वैसे देखो टाइम तो वैसे हम रखे हैं मैक्सिमम 2 घंटा का, मिनिमम आज फर्स्ट क्लास है थोड़ा कम भी पढ़ा सकते हैं। 10th वाला वहां पे आ भी गया है, ज्यादा तो टाइम नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है। तो पहले हमको लगता है कि जहां तक पढ़ा है ना उतना पहले लिखा देना चाहिए ना। तो चलो ऐसा करो, तुम लोग लिखोगे कैसे? देखो लिखोगे पॉइंट बना के, नोट पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से, ठीक है? लिखो, पहला लिखो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा तुम लिखना। लिखो मुगल वंश, 1 मिनट, हाँ लिखो, मुगल वंश की स्थापना से पहले, मुगल वंश की स्थापना से पहले, मुगल वंश की स्थापना से पहले एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई। एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई। एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई जिसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। जिसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत में आगमन, इस कंपनी का भारत में आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। इस कंपनी का भारत में आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। लिख लिया? नंबर 2, भारत आने वाली, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। और सबसे अंत में जाने वाली, और सबसे अंतिम में जाने वाली भी, और सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाली ही है। पुर्तगाली ही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है।
रुको, आगे लिखना है अगला पॉइंट। 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश यूरोप महादेश के दो देश यूरोप महादेश के दो देश स्पेन और पुर्तगाली ने स्पेन और पुर्तगाली ने स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नेक्स्ट पॉइंट पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने स्पेलिंग दिक्कत होगा तो बोर्ड पर देख लेना, सब लिखा हुआ है। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में कैफ ऑफ गुड होप देखो वहां पे लिखे होंगे हम कैफ, सुनो एक मिनट, वहां पे एफ कर देना, तो ये इसको पी को एफ कर देना, सॉरी, कैफ ऑफ गुड होप 1487 ईस्वी में कैफ ऑफ गुड होप अर्थात उसको हिंदी में कहते हैं आशा अंतरिप द्वीप, लिख लेना, अर्थात आशा अंतरिप द्वीप, अर्थात आशा अंतरिप द्वीप की खोज की, आशा अंतरिप द्वीप की खोज की। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अच्छा सुनो, स्पेन एक देश है, उसके यात्री को स्पेनिश बोला जाता है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो स्पेनिश। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेनिश यात्री कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया। तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में
गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर, वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा का स्वागत, वास्को डी गामा का स्वागत, वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जैमोरिन ने किया, केरल के राजा जैमोरिन ने किया। जैमोरिन ने किया। चलो यहां तक हो चुका है। अब इसके आगे आज बढ़ना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10th वाला आ गया है, तो उन लोग को टाइम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे। उन लोगों को 8 बजे आता है तो उन लोग को 8:30 या 9 कर देंगे, तब 1.5 घंटा पढ़ा पाएंगे। और हिस्ट्री सबकी क्लास जब तक 2 घंटे नहीं होगी तो संतुष्टि नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ कि अभी जो पढ़ाए ये बिना पढ़े इसमें से कितना चीज याद होगा? सब या थोड़ा बहुत? पूछ सकते हैं? चलो पूछ लेते हैं, तुम्हें से पूछते हैं। पहले बताओ, सबसे पहले कौन यात्री था और कहाँ का था जो भारत के लिए आना चाहता था और नहीं पहुंच पाया? भारत के खोज के लिए सबसे पहले कौन यात्री आया, निकला? बार्थोलोम्यू डियाज। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कब? 87 में। कहाँ तक पहुंचा था वो? तो सही बोली फिर गलत बोलती। 1487 में कहाँ पहुंचा था पहली बार वो? गुड होप, कैप ऑफ गुड होप तक। उसके बाद दूसरा यात्री तुम बताओ, दूसरा यात्री कौन था भारत के लिए, जो भारत की खोज के लिए निकला है? कहाँ का था वो? स्पेन का। उन्होंने भारत का खोज कब किया? तो नहीं किया था। तब किसका खोज किया था उसने? कब? 5 साल के बाद। जैसे 1487 में ये था बार्थोलोम्यू, हाँ 92 में, 1492 में खोज किया। किसका किया? अमेरिका का। अमेरिका को उन्होंने क्या कहा? नई दुनिया। वहां के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। अब बताओ इधर तीसरा यात्री कौन था? वास्को डी गामा। उन्होंने कब शुरू किया अपना यात्रा? 98 में भारत का खोज किया। तो भारत के किस जगह पर सबसे पहले पहुंचा वास्को डी गामा? केरल के किस तट पर है? केरल तो राज्य है, तुम गुजरात कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा किसकी सहायता से? किसकी सहायता से बोलो? अब्दुल मुनीद की सहायता से। कौन था अब्दुल मुनीद?
गुजरात के एक पथ प्रदर्शक थे 1498 ईस्वी में। किस तट पर उतरा था? मालाबार तट पर। अब फिर से और बताओ कि वास्को डी गामा का स्वागत सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले क्या, जो केरल के राजा थे, कौन थे? राजा जयमोरिन, उन्होंने स्वागत किया था उसका। किसका? वास्को डी गामा का। ठीक है, कल हम टेस्ट भी ले सकते हैं जितना आज पढ़ाए, या फिर कल जो पढ़ाएंगे, फिर परसों टेस्ट ले सकते हैं इतना सा कर। एक टॉपिक पढ़ाएंगे उसका टेस्ट, यूरोपीय कंपनी जैसे खत्म उसका टेस्ट ले लेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा यूरोपीय कंपनी। आज अगर 2 घंटा पढ़ाते तो आज ही हो जाता। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। हमको लगता है इतना सा तो यहीं पर याद हो गया, तो इसको घर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेना शाम को, इस भी भूल जाओगे नहीं तो, इस भी भूलने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। श्री राधे सभी को। 4 बजे आओगे? 4 बजे जा, 4 बजे आओ। 4 बजे इंटर वाले शाम को 4 बजे आ जाना, और जमुना को बोल देंगे 4 बजे।